हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विनी साधनार्जी। हमने देखिए अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा हो तो हमने डिस्कस किया था कि आर्टिकल 21 को हम दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, एक इसका कॉन्सेप्चुअल पार्ट और दूसरा फिर फैक्चुअल पार्ट। कॉन्सेप्चुअल पार्ट में हमने देखा कि आर्टिकल 21 कहता क्या है। जैसे अगर आर्टिकल 21 का बेयर प्रोविजन देखें तो उसमें लिखा हुआ है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। जो आर्टिकल 21 में है, इसको अगर हम कॉन्सेप्चुअल देखें तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का एक पूरा हमने कॉन्सेप्ट देखा कि कैसे कैसे डेवलप हुआ आर्टिकल 21 धीरे धीरे। एक गोपालन से स्टार्ट होकर मेनका गांधी तक ही आया और मेनका गांधी में आके ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है या जो प्रोसीजर मस्ट बी जस्ट फेयर एंड रीजनेबल, ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया। और 1978 में मेनका गांधी के केस से ही कोर्ट्स को ये एक पावर मिल गया कि अब वो आर्टिकल 21 में कई राइट्स को इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 21 का जो डायमेंशन था वो बहुत ज्यादा अब इंक्रीज होने लगे थे 1978 के बाद से। अब आर्टिकल 21 में कौन कौन से और राइट्स जो हैं वो इंक्लूड हो गए हैं, इसको हम देखेंगे आज वेरियस केस लॉ के थ्रू। जैसे कि हमने कहा आज का लेक्चर जो है ये केवल फैक्ट पे होगा। अगर हम केवल एक केस है एक टॉपिक पे बात करें तो उस पर पूरा लेक्चर बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे हम केवल फैक्ट की बात करेंगे कि कौन सा राइट जो है वो आर्टिकल 21 में इंक्लूड है। तो स्टार्ट करते हैं। कई राइट्स हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसको हमने यहाँ पे लिख लिया है, बाकी हम केवल ऐसे ही आपको बताएंगे। जैसे हम बात करते हैं जो आर्टिकल 21 है, ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। एज पर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये एक तो बेयर प्रोविजन हमने देखा। अब अगर हम सबसे पहले बात कर ले राइट टू एजुकेशन की, तो राइट टू एजुकेशन जो है आज की डेट में ये कवर होता है आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। कैसे कवर होता है, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ है, उसको समझने के लिए देखिए हम देखते हैं। अगर हम स्टार्टिंग बात करें तो जो राइट टू एजुकेशन है, एजुकेशन से लेके जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन थे, एक तो आर्टिकल 45 बात करता था और दूसरा आर्टिकल 39F जो है ये बात करता था। लेकिन जो राइट टू एजुकेशन के डेवलपमेंट की हम बात करें तो जो पहला इस पे डॉक्यूमेंट मिलता है वो रामामूर्ति कमेटी रिपोर्ट 1990 में आई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट दिए, जैसे मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्रा। उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्रा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट उन्नी कृष्णन के केस में 1993 में कह दिया कि राइट टू एजुकेशन जो है ये एक फंडामेंटल राइट्स है, अंडर आर्टिकल 21 में ये आएगा। इसके बाद एक तापस मजूमदार कमेटी 1999 में ये अपॉइंट हुई। इसका काम था कि 21A को इंसर्ट करने की इन्होंने रिकमेंडेशन की। इसके बाद फाइनली 86th अमेंडमेंट आया 2002 में। अब 86th अमेंडमेंट 2002 ने क्या काम किया, इसने दो चीजें ऐड की कॉन्स्टिट्यूशन में। एक तो आर्टिकल 21A ऐड किया गया, दूसरा आर्टिकल 51A के ऐड किया गया। अब अगर हम देखें तो आर्टिकल 21 जो है ये राइट टू लाइफ की बात करता ही था। आर्टिकल 21A अमेंड कर दिया इन्होंने, ऐड किया 86th अमेंडमेंट से, और इसमें इन्होंने राइट टू एजुकेशन कर दिया। 6 to 14 ईयर्स बच्चों के लिए ये कहा कि ये फंडामेंटल राइट्स लेजिस्लेचर के थ्रू हो गया, क्योंकि उन्नी कृष्ण ने तो कह ही दिया था। इन सबको इंप्लीमेंट करने के लिए इन्होंने ये आर्टिकल 21A कर दिया। अच्छा, केवल 21A ऐड करके स्टेट पे ही ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी ने डाल के इन्होंने जो फंडामेंटल ड्यूटीज दिए गए हैं आर्टिकल 15A में, तो आर्टिकल 15A में पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, एक 11th फंडामेंटल ड्यूटीज के में उन्होंने ऐड कर दी पेरेंट्स पे, और ये पेरेंट्स पे ड्यूटी इम्पोज की है कि वो अपने बच्चों का जो एजुकेशन है उसको अच्छे से कराएं। यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, जो 6 to 14 ईयर्स में बात की गई है, प्राइमरी एजुकेशन या एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की गई है, हायर एजुकेशन या प्रोफेशनल एजुकेशन की बात नहीं की गई है। अब इसी 21A को इम्प्लीमेंट करने के लिए RTE एक्ट यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आ गया, जो 2010 से जो है वो इन्फोर्स हो गया। इसके बाद अभी देखिए तो एजुकेशन पे नई पॉलिसी पूरी आ गई है, कई चीजें उसने चेंज कर दी हैं, ठीक है।
तो यहाँ आर्टिकल 21 के साथ अगर हम देखें तो ये राइट टू एजुकेशन में इतनी चीजें सफिशिएंट है हमारी। बाकी राइट टू एजुकेशन पॉलिसी पे अलग से पूरा पढ़ सकते हैं, कई चीजें उसमें डेवलप हुई हैं और चेंज हुई हैं। दूसरा, जब हम राइट टू लाइफ की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन अराइज होता है, क्या राइट टू डाई जो है वो इंक्लूड है राइट टू लाइफ में, कि अगर किसी पर्सन को जीने का अधिकार है तो क्या उसमें मरने का अधिकार शामिल है। यहाँ पे अगर आप बात कीजिए तो आईपीसी का सेक्शन 309 जो है ये अटेम्प्ट टू सुसाइड को पनिशेबल बनाता है। राइट टू डाई की जब हम बात करेंगे तो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं सेक्शन 309 आईपीसी का। अब सेक्शन 309 आईपीसी का अटेम्प्ट टू सुसाइड को एक ऑफेंस बनाता है, ठीक है। अब ये अटेम्प्ट टू सुसाइड को एक ऑफेंस बनाता है, इसका मतलब है कि सेक्शन 309 इंक्लूड नहीं करता है राइट टू डाई को राइट टू लाइफ में। अब इस टॉपिक पे डेवलपमेंट कैसे हुए वो देखिए आप। सबसे पहले देखिए कुछ केसेस तो और हैं, जागेश्वर का केस है और केस है, लेकिन ये हाई कोर्ट के केस है तो उसको हमें बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप याद रखिए, एक तो पी रथीनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें कहा कि जो यस जैसे हमने लिख दिया है इसका मतलब हुआ कि राइट टू डाई इंक्लूड है राइट टू लाइफ में। लेकिन फाइनली आज की डेट में ये लॉ गवर्न होता है ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जिसमें हमने लिखा नो, इट मींस राइट टू डाई डज नॉट इंक्लूड राइट टू लाइफ। और उल्टा हमें कहना चाहिए कि राइट टू लाइफ जो है डोंट इंक्लूड राइट टू डाई, कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। किसमें कहा गया? ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अब ये जो एथनेसिया का कॉन्सेप्ट है ये भी आप देखिए इसी चीज से रिलेटेड करके है, उसमें भी यही है इच्छा मृत्यु, क्या अपने आप अगर इच्छा से कोई व्यक्ति मरना चाहे तो मर सकता है, या उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो अपनी इच्छा से अपने किसी मेंबर्स को मार दे का मतलब ये है कि वो किसी ऐसी बीमारी से है या ऐसी है जैसे कोई कोमा में है, तो ये एथनेसिया के पूरा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे अग्ना शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दो केसेस जो है वो एथनेसिया से रिलेटेड है, जिसमें पैसिव एथनेसिया जो है वो अलाउ भी किया गया है। अब पैसिव एथनेसिया क्या होता है इसको अलग से आप समझ सकते हो, या आप ये समझ लीजिए किसी को डायरेक्टली नहीं मार सकते, लेकिन हाँ जो उसका लाइफ सपोर्ट चीजें कर रही हैं उनको हम हटा सकते हैं। जैसे कोई पर्सन अगर वेंटिलेटर पे है तो वेंटिलेटर से उसको हटा दिया जाए या उसका स्विच बंद कर दिया जाए तो ये पैसिव एथनेसिया में आ जाएगा। यहाँ पे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आप कह सकते हैं, चेंज कह सकते हैं। इस पे क्या हुआ कि एक एक्ट बना, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में। अब देखिए क्योंकि देखिए ये पूरा लॉ जो है वो डेवलप होने की पोजीशन में है। अब यहाँ पे जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 बना, इसमें सेक्शन 115 में उन्होंने क्या किया, एक प्रिजम्पशन दे दिया, प्रिजम्पशन ऑफ सेवर स्ट्रेस। एक्चुअली में क्या है कि जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है इसने कहा कि अगर कोई पर्सन सुसाइड करता है तो ये प्रिजम्पशन है कि वो बहुत ज्यादा सेवर स्ट्रेस में है, और जो पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है उसको पनिशमेंट की जरूरत नहीं है, उसको रिहेबिलिटेशन की जरूरत है, उसको लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। तो इसको अगर हम एनालाइज करें तो ये सेक्शन अब कहता है कि जो सेक्शन 309 ऑफ इंडियन पिनल कोड है, मतलब अटेम्प्ट टू सुसाइड को जो पनिशेबल बना दिया गया था वो इसके हिसाब से गलत हो गया। क्यों? क्योंकि कहता है कि भाई उसको आप पनिश मत करो, उसको आप क्या करो, रिहेबिलिटेट करो। यहां एक चीज ध्यान रखिएगा कि इस एक्ट ने अभी सेक्शन 309 को ऐसा नहीं पूरी तरीके से रिपील कर दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे केवल एक प्रिजम्पशन है कि वो पर्सन जो है वो सेवर स्ट्रेस में है, लेकिन अगर ये प्रूव हो जाता है कि वो पर्सन सेवर स्ट्रेस में नहीं है तब सेक्शन 309 एप्लीकेबल रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रिजम्पशन तो है बट दिस प्रिजम्पशन इज अ रिबटेबल प्रिजम्पशन, ये रिबटेबल है, इसको रिबट किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम अपनी ओपिनियन दें तो आप ये कह सकते हैं कि जैसे टेररिस्ट में कुछ लोग ऐसे हैं जो जैसे कहते नहीं है ह्यूमन बॉम्ब का काम करते हैं। अब मान लीजिए कोई मानव बम बन के, ह्यूमन बम बन के किसी को जाके और अपना सुसाइड करता है, साथ में और भी लोग मर जाते हैं, तो यहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता है कि वो बहुत ज्यादा सेवर स्ट्रेस में था, वो तो एक बिल्कुल प्रिप्लान करके आया था। वहां पे मेंसरिया जो है वो अपना रोल प्ले करता है, और आपको पता है कि क्रिमिनल लॉ में मेंसरिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अगर राइट टू डाई पे हम आज की पोजीशन लें तो ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब ये कहता है कि इसमें राइट टू डाई इंक्लूड नहीं है राइट टू लाइफ में, एक चीज।
मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के बाद की अगर हम बात करें तो ये प्रिजम्पशन जरूर है, लेकिन एक रिवर्टेबल प्रिजम्पशन है और इसे रिवर्ट किया जा सकता है। अगर ये प्रूव हो जाता है कि वो पर्सन साइबर स्ट्रेस में नहीं था तो फिर उसको पनिश भी किया जा सकता है। तो हमने राइट टू एजुकेशन देखा, राइट टू डाई देखा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट इस पे हम चीज देखेंगे, राइट टू प्राइवेसी। वेदर राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट्स और नॉट, ये क्वेश्चन अराइज होता है। अब राइट टू प्राइवेसी भी काफी रास्तों से होता हुआ आया, तब इसका डेवलपमेंट हुआ जाके। जैसे देखिए, वैसे तो राइट टू प्राइवेसी पे भी यह सीरीज ऑफ केस लॉ है, हमने उतना केवल केस लॉ लिया है जो मेरे हिसाब से ये मोर देन सफिशिएंट है। और इतना भी जितना आर्टिकल 21 पे आज हम केस डील कर रहे हैं, अगर इतना भी आपने लिख के एक जगह पे रख लिया तो आप मान के चलिए कि आपका चाहे मेंस में कोई आंसर लिखना हो, प्रिलिमिनरी एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाए, तो मेरे हिसाब से इससे कोई बचना नहीं चाहिए। और वरना फिर इसका कोई एंड तो होता नहीं है, रोज नए जजमेंट आ रहे हैं, आप उसको एड ऑन करते रहिए और पढ़ते रहिए। तो देखिए, राइट टू प्राइवेसी की अगर हम बात करें तो एक तो एमपी शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस आया स्टार्टिंग में ही, बिल्कुल आजादी के बाद। 8 जजेस की बेंच थी इसमें। अब 8 जजेस की बेंच थी, एमपी शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। इनको सर्च वगैरह किया गया, सर्च करने में मतलब इन पे जो सीबीआई वगैरह थी उसने सर्च एंड सीजर किया इनके यहाँ, और सर्च करते समय इनका ये कहना था कि जो सर्च हो रही है उसमें हमारे कई प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स भी देखे जा रहे हैं जिसको देखने की जरूरत नहीं है। वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हमारी प्राइवेसी है, उसको नहीं होना चाहिए। लेकिन एमपी शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया कि राइट टू प्राइवेसी जैसी कोई चीज दी ही नहीं गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। खड़ग सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का बहुत इंपॉर्टेंट केस इस पे आया, ये 6 जजेस की बेंच थी। खड़ग सिंह जो थे ये एक डकैत थे, बाद में इनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन कोई बहुत अच्छे इनको एविडेंस नहीं मिला तो उन्हें छोड़ना पड़ा। लेकिन पुलिस ने क्या किया, इनके ऊपर सर्विलांस पे लगा दिया और जहां भी ये जाते थे, जो भी करते थे, वो सब चीजें इनकी जो है वो निगरानी में रखी गई। तो फिर इन्होंने भी केस किया कि हमारा राइट टू प्राइवेसी जो है ये वायलेट किया जा रहा है। तो यहां भी एक किसी हद तक तो थोड़ा सा अलाउ किया इन्होंने, जैसे इन्होंने ये कहा कि उस पर्सन की जो फिजिकल है, ठीक है, फिजिकल फ्रीडम को आप रोक नहीं सकते। आर्टिकल 19 से भी रिलेटेड ये केस था। लेकिन फाइनली खड़ग सिंह के भी कहना यही था कोर्ट का कि राइट टू प्राइवेसी जैसी कोई चीज नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके बाद कुछ केसेस आए जिसमें राइट टू प्राइवेसी को उन्होंने एक फंडामेंटल राइट्स माना, लेकिन वो केसेस जो थे वो 8 जज से कम बेंच के थे, इसलिए कभी भी उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिला। जैसे इस पे आप बात करो तो गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का केस हुआ, राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस हुआ। एक बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट केस हुआ इस पे, पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसको टैपिंग केस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे चंद्रशेखर और उनके कई मिनिस्टर्स के जो फोन थे उन सबको टेप किया गया। तो यहाँ पे भी एक इंडियन टेलीग्राफ रूल्स निकल के आए जिसमें उन्होंने कई गाइडलाइंस दी टेपिंग के लिए कि कब कर सकते हैं कब नहीं कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि देखिए, बहुत ज्यादा अगर इमरजेंसी सिचुएशन है, जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में है या कि नेशन के इंटरेस्ट में है, तब आप कर सकते हो, अदरवाइज किसी के आप फोन ऐसे टेप नहीं कर सकते हो। इन्होंने ये भी कहा कि अगर आपको ऐसा करना है तो आपको यूनियन होम सेक्रेटरी एंड स्टेट होम सेक्रेटरी यही कर सकते हैं ऑर्डर देके, ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन ये चीजें कर सकता हो। लेकिन यहाँ पे जो प्रिवेल कर रहा था फाइनली वो एमपी शर्मा ही प्रिवेल कर रहा था, क्योंकि वो 8 जजेस की बेंच थी। रिसेंटली आपको पता है बहुत लीडिंग केस आया है, जस्टिस केस पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ 9 जजेस की बेंच लगाई गई, ठीक, क्यों? क्योंकि इनको ये पूरा लॉ सेटल करना था और अगर एमपी शर्मा को ओवर रूल करना है तो 8 जजेस की बेंच थी, इससे बड़ी बेंच हमें चाहिए थी। तो जस्टिस केस पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 9 जजेस की बेंच आई। अनएनिमस जजमेंट ये निकला, मतलब 9:0 से, यानी कि 9 के 9 जजेस का ये कहना था राइट टू प्रॉपर्टी इज अवेलेबल अंडर आर्टिकल 21 और राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फाइनली पुट्टा स्वामी के केस में इन्होंने ये मान लिया कि राइट टू प्राइवेसी जो है ये फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन इस पे भी हमने देखा है कि कोई भी फंडामेंटल राइट्स कभी भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकता है, उस पर रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की जा सकती हैं, तो प्राइवेसी पे भी की जा सकती है। ये तो इंडियन सिनारियो की बात हो गई। अगर हम राइट टू प्राइवेसी को इंटरनेशनल सिनारियो पे चेक करें तो कई ऐसे इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें राइट टू प्राइवेसी को उन्होंने एक राइट माना है। जैसे आर्टिकल 12 जो है ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948, उसमें राइट टू प्राइवेसी को राइट माना गया है।
आर्टिकल 17 जो है वो इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इसमें भी राइट टू प्राइवेसी को एक राइट माना है। आर्टिकल 8 जो है ये यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट, मतलब ये जितने भी मेन इंटरनेशनल सिनारियो पे डॉक्यूमेंट्स हैं ये सभी राइट टू प्राइवेसी को एक राइट मानते हैं। हमारे यहाँ राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट्स मानने में इतना टाइम लग गया। इस प्रोसेस से होता हुआ हमारा जो राइट टू प्राइवेसी है आज की डेट में आर्टिकल 21 में एक फंडामेंटल राइट जो है वो माना जाता है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए ये हमने कहा ना कि इतने केसेस होंगे कि आप सोचेंगे कि कैसे याद होगा, ये हल्के हल्के याद होगा। आप एक केस याद करना चाहेंगे नहीं याद होगा। आप जैसे बता रहे ना कि ये सिनारियो हुआ, ऐसे ऐसे डेवलप हुई चीजें, उस डेवलपमेंट को अगर आप ऐसे ही लिख लेंगे, नहीं भी लिखते हैं अगर इतने आलसी हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी अगर आप ले लेंगे, उसको आप रख लेते हैं अपने पास, लेकिन स्क्रीनशॉट इसलिए लिया जाता है कि उसको जब आप लिखते तो आपको आसानी रहे, इसलिए थोड़ा सा इधर हटके रहते हैं कि आपको स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो जाए। तो 3 हमने अभी राइट देखे जो आर्टिकल 21 में इंक्लूड है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू डाई। अब राइट टू डाई इंक्लूड नहीं है लेकिन इसको लिखते हैं हम राइट टू डाई है, वेदर राइट टू डाई इज इंक्लूडेड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन ये पूछा जाता है क्या जीने के अधिकार में मरने का अधिकार जो है वो शामिल है, तो ये राइट टू डाई लिखते हैं, लेकिन ये राइट टू डाई क्या मतलब है कि राइट टू डाई की क्या पोजीशन है, तो राइट टू डाई जो है ये इंक्लूड नहीं है। राइट टू लाइफ में राइट टू एजुकेशन है, राइट टू प्राइवेसी है। इसके अलावा आप देखिए कई केस लॉ हैं जो हम इस पे बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, हम आपको केवल बताएंगे कि कौन कौन से जो राइट्स हैं ये आर्टिकल 21 में आते हैं। अब जैसे देखिए राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू लाइवलीहुड एक फंडामेंटल राइट्स माना गया आर्टिकल 21 में। केस इसमें है ओल्गा तेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। दूसरा इस पे केस है सोदन सिंह वर्सेस न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, यानी कि ओल्गा तेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और सोदन सिंह वर्सेस हमने एनडीएमसी लिखा है नोट्स में, एनडीएमसी मतलब न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो इन दोनों केसेस में राइट टू लाइवलीहुड को एक फंडामेंटल राइट्स माना गया अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रिजनर्स को और इलीगल डिटेंशन के अगेंस्ट में कई राइट्स दिए गए हैं। सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें प्रिजनर्स को राइट्स मिले गए, कहा गया है प्रिजनर्स को भी फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल है सब, और उनका भी ध्यान रखा जाना चाहिए, और जो इलीगल डिटेंशन है उससे भी इनको बचाना चाहिए, या इलीगल डिटेंशन भी जो है वो आर्टिकल 21 का वायलेशन है। इसके अलावा अगर हम बात करें राइट टू लीगल एड और स्पीडी ट्रायल की बात की गई, जैसे ये कहा गया कि स्पीडी ट्रायल मिलना एक आपका क्या है फंडामेंटल राइट्स है, क्योंकि कभी कभी कहा जाता है जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, कि न्याय में देर होना का मतलब हो सकता है कि अब न्याय का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। तो अब फ्री लीगल एड का मतलब क्या है, वैसे तो फ्री लीगल एड आर्टिकल 39A में जो है वो ऐड किया गया है, लेकिन हुस्नारा खातून के केस में ये कह दिया गया था कि फ्री लीगल एड इज अ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्री लीगल एड या स्पीडी ट्रायल की बात करें तो इस पे MH हॉस्कट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एक केस, हुस्नारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार दूसरा केस, खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार तीसरा केस। इसके बाद बात आती है राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। वर्क प्लेस पे जो सेक्सुअल हैरेसमेंट अगर किसी के साथ होता है तो वो भी उसके राइट्स है, वो राइट्स जो है आर्टिकल 21 में आते हैं। इसमें जो लीडिंग केस है आपको पता है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस है। विशाखा के केस के बाद कई चीजें चेंज हुई सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेके, एक लॉ ही बना दिया गया सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, यानी विशाखा के केस का इफेक्ट हुआ हो कि लेजिस्लेचर को ये लॉ बनाना पड़ा। इसके अलावा देखिए तो राइट टू चॉइस ऑफ सेक्स दिया गया, सेक्शन 377 जो आईपीसी का था वो आपको पता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया गया। एलजीबीटी के जो मामले हैं, इस केस का नाम था नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केसेस हमने आर्टिकल 14 के साथ भी डिस्कस किए हैं, डिटेल में आगे डिस्कस किए गए हैं। यहाँ पे हमें ये देखना है कि आर्टिकल 21 में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड हैं, एक चीज, और वो इंक्लूड की गई है तो किस केस लॉ के थ्रू इंक्लूड की गई है।
इसके बाद राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, क्लियर वाटर, क्लीन वाटर, एयर, ये सब चीजें हैं, मतलब जो पॉल्यूशन है वो नहीं होना चाहिए, इन्वायरमेंट साफ होना चाहिए, उस पे केसेस जो है तो RLE के केस इस पे है। RLE के केस जो है ये देहरादून और मसूरी में जो माइनिंग हो रही थी, कोल माइनिंग वगैरह पे, उस पे ये आया था और उसमें माना गया था कि इससे जो है वो इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है। तो RLE के केस, MC मेहता केस, T दामोदर केस और बेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम बस यूनियन ऑफ इंडिया, ये सब केसेस जो हैं ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड केसेस हैं। अब इस पे आप ये कर सकते हो कि जैसे हमने ये जो लिखे हैं इसका अगर आप स्क्रीनशॉट केवल ले लें, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेने से, वैसे तो मैं बोल दिया है आपको ये सब एक जगह पे मिल जाएगा। ये स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब हम और केस डिस्कस करते हैं जो आर्टिकल 21 के साथ दिए गए हैं। जैसे राइट टू चूज लाइफ पार्टनर, ये भी एक अभी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आपका एक फंडामेंटल राइट्स है एंड आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि आप अपनी पसंद का लाइफ पार्टनर चूज कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं था कि इससे पहले भी लोग अपनी पसंद का चूज करते थे, या अभी ये रिसेंटली केस आया है 2018 का केस है शायद ये, तो ऐसा नहीं है इससे पहले लोग अपनी पसंद का लाइफ पार्टनर चूज नहीं करते थे, लेकिन अब कोर्ट ने सीधे इसको फंडामेंटल राइट्स कह दिया है। अब फंडामेंटल राइट्स अगर ये हो गया तो इसका मतलब अब आपको इसके लिए रेमेडी ज्यादा अच्छी मिल गई है, मतलब अंडर आर्टिकल 32 आप मूव कर सकते हैं सीधे सुप्रीम कोर्ट में। इस केस का नाम था शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें राइट टू चूज लाइफ पार्टनर की बात की गई। रिहेबिलिटेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर्स की बात की गई, केस का नाम था नीरजा चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ MP। नीरजा चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ MP केस में क्या हुआ, कुछ बॉन्डेड लेबर्स थे, उनको देखा गया कि कौन कौन बॉन्डेड लेबर हैं, वहां से उनको हटाया गया, ठीक है। नीरजा चौधरी में इन्होंने कहा कि देखिए केवल बॉन्डेड लेबर को आप उनको पिक कर लो और पिक करने के बाद छोड़ दो, ठीक है, ये बॉन्डेड लेबर थे, इनको हमने आजाद करा दिया। बोले केवल इतने से काम नहीं चलेगा, उनको आपको रिहेबिलिटेशन भी देना होगा, उनको रिहेबिलिटेट करना होगा, ये उनका एक फंडामेंटल राइट्स है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद जैसे स्मोकिंग को पब्लिक प्लेस पे बैन किया गया। अब स्मोकिंग पब्लिक प्लेस पे बैन कर दिया गया, क्यों? क्योंकि अगर स्मोकिंग होगा तो उससे पॉल्यूशन होगा और दूसरे लोगों को हार्म होगा, और स्वच्छ वातावरण जो है ये एक फंडामेंटल राइट दे दिया गया था अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो स्मोकिंग को बैन किया गया था, इसका केस था मुरली एस देवरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके अलावा जो पुलिस थर्ड डिग्री का यूज करती है, ये कहा गया कि जो यूज ऑफ थर्ड डिग्री है पुलिस के द्वारा, ये भी आर्टिकल 21 का वॉल्यूशन है, और इस केस का नाम था शीला वर्से वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसके साथ साथ आर्टिकल 21 में अगर वॉल्यूशन हुआ है आर्टिकल 21 का, तो कई केसेस में कंपनसेशन भी दिया गया है, इंटरिम कंपनसेशन भी दिया गया है। इंटरिम कंपनसेशन का मतलब होता है कि जब तक केस डिसाइड ना हो जाए, मीनवाइल आपको कुछ कंपनसेशन दे दिया जाता है। कंपनसेशन की अगर बात कीजिए तो रूदल साहब वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ JNK, बोधिसत्व गौतम वर्सेस सुब्रा चक्रवर्ती, ये केसेस कंपनसेशन पे हैं। और जो बोधिसत्व गौतम वर्सेस सुब्रा चक्रवर्ती है, ये रेप विक्टिम है, इसको एंट्री मेंटेनेंस मिला था, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। राइट टू शेल्टर फंडामेंटल राइट्स है अंडर आर्टिकल 21, केस था चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ UP। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ट्रांसजेंडर वाला मामला था, आर्टिकल 14 के साथ हमने डिस्कस किया है कि इसमें जो टर्म पर्सन है उसमें ट्रांसजेंडर भी इंक्लूड किया गया। केस का नाम था नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, क्योंकि ये भी उनका एक फंडामेंटल राइट था। राइट टू इंटरनेट, जब JNK में ये सब मामले हुए थे तो उस समय केस आया अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो इंटरनेट है, अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट को भी इन्होंने एक फंडामेंटल राइट्स माना अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका भी आपकी हेल्प के लिए, वैसे तो हमने बोला है, आपने सब लिख ही लिया होगा, फिर भी हेल्प के लिए हम ये दे रहे हैं कि जिससे आप इसका स्क्रीनशॉट अगर ले लेंगे तो आपको ये केसेस एक जगह पे मिल जाएंगे। तो आज हमने बहुत ज्यादा केस डिस्कस किए हैं, और ये मत समझिएगा बहुत ज्यादा केसेस हैं कैसे याद होंगे, बस ये है कि जैसे इसको एक दो बार आप देखेंगे आपको ये याद होते जाएंगे। बाकी ये है कि आपस में डिस्कस भी कर सकते हो आप थोड़ा बहुत ग्रुप बना के,
तो बाकी आप हमसे ज्यादा समझदार हो, आप जानते हो कि चीजों को कैसे किया जाता है या कैसे करना चाहिए। अपनी तरफ से जो कोशिश हो सकती थी आर्टिकल 21, क्योंकि आर्टिकल 21 जो है वो अतः सागर है। आर्टिकल 21 को कहने को तो एक लाइन है, लेकिन सबसे ज्यादा ये आर्टिकल इंटरप्रेट किया गया कोर्ट के द्वारा, क्योंकि भाई राइट टू लाइफ की बात करता है। राइट टू लाइफ होगा तभी आगे के राइट्स आपको जो है वो यूज कर पाओगे। अगर राइट टू लाइफ है ही नहीं तो फिर अच्छा बुरा खराब कोई मतलब ही नहीं रह गया। इस समय भी जो लाइफ है इसको लेके बहुत ज्यादा एक टफ टाइम चल रहा है। लोगों के लिए जिंदगी बचाना सबसे बड़ी चीज हो गई है। तो हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ योगदान करना चाहिए इसमें। और कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम नहीं तो घर पे रहिए, सबसे अलग रहिए। आज सबसे बड़ा योगदान वही कर रहा है जो कुछ नहीं कर रहा है। तो प्लीज कुछ मत कीजिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए। हाँ, अगर ये समझ में आया हो तो इसको आप अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए। थैंक्स अ लॉट।